नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तरंग गति के ऊपर। तरंगे जो होती हैं, चाहे ध्वनि तरंगे हों, उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वन डे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आज का जो पहला पॉइंट है वो है दीर्घ रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। कहाँ से परिवर्तित होती है? ये परिवर्तित होती है आयन मंडल से। जैसे ये आपका अर्थ होता है और यहाँ से क्षोभ मंडल, समताप मंडल और जो भी सबसे लास्ट में कौन सा होता है, आयन मंडल। तो यहाँ से कोई किरणें जाती हैं और फिर से धरती के वापस ऊपर यहाँ पे आती हैं। इसी कारण से आप टीवी वगैरह जो दूरसंचार है ये सब आप कर पाते हैं। तो ये जो किरणें हैं, जो तरंगे हैं, वो आयन मंडल से वापस आती हैं। अगला पॉइंट है बेतार के तार। बेतार के तार का जो संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है वो भी है आयनोस्फीयर बोलिए या आयन मंडल बोलिए, बात वही है। कोई भी संपर्क की चीज़ें अगर होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आयनोस्फीयर या आयन मंडल, आयनोस्फीयर आपका इंग्लिश में बोला जाता है और ये आयन मंडल जो है ये आपका हिंदी में बोला जाता है। इतना अंतर होता है, बाकी ज़्यादा विशेष कोई अंतर नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वो कौन सा है? आयन मंडल। रेडियो तरंगे का मतलब, उस विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि रेडियो टावर से जब जाती हैं इस धरती के बाहर, तो ये आयन मंडल में होकर के फिर से वापस आती हैं। तो यहाँ भी आपका आयन मंडल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों है तरंगों में शून्य में संचरण नहीं कर पाती। जो तरंगे होती हैं वो शून्य में यानी निर्वात में वो जो संचरण है वो नहीं कर पाती हैं। तो तरंगे कौन सी होती हैं? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है उन निर्वात में संचरण नहीं कर पाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो फैक्ट दोस्तों है वो कास्मिक किरणें। कास्मिक जो किरणें हैं वो क्या होती हैं? तो कास्मिक जो किरणें हैं वो एक तरीके का क्या है, आवेशित कण होते हैं। उनको हम कास्मिक किरणें बोलते हैं। आवेशित मतलब उसमें आवेशन होता है, करंट होता है। कास्मिक किरणों के संबंध में कथन क्या सही हो सकता है कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, और क्या दूसरा है, आवेशित तरंगें होती हैं। अगला पॉइंट है दो उत्तरोत्तर सुरंग, जिन्हें हम सक्सेसिव क्रेस्ट्स बोलते हैं, अथवा जो दो उत्तरोत्तर गर्त होते हैं उनके बीच की दूरी हमको हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। ये तरंगों का है कि एक तरंग से जब ये यहाँ से मान लीजिए कि कोई तुम्हारा लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उससे कोई किरण निकलती है। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे आपका ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है और इससे तरंगे निकल रही हैं, तो ये जो बीच की दूरी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और इसी की दूरी की बात हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे तरंग दैर्घ्य। और वही ये आपका जो क्वेश्चन है वही चीज़ पूछ रहा है कि बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? अगर क्रिस्टल की संरचना जानना होता है तो एक्स किरणों का उपयोग वहाँ पर हम करते हैं। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, तो उसमें हम रडार में क्या उपयोग करते हैं? तो रडार में हम रेडियो तरंगों का उपयोग करके हम ये जान जाते हैं कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एयर स्पेस में दुश्मनों की एयरक्राफ्ट का पोजीशन क्या है। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 10 के पावर -7 m। ये आपको याद रखना है। रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। रात्रि दृष्टि का मतलब ये होता है कि अगर रात में आपको कुछ देखना हो, रात ऐसे उपकरण हो जो रात में दिखाएं, तो उसमें क्या बोलते हैं? अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं, जिसे हम इंफ्रारेड बोलते हैं, अवरक्त तरंगों को। तो अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल होता है रात में वस्तुओं को देखने के लिए। ये ज़्यादातर क्या होता है, जो कैमरे लगे होते हैं उसमें ये लगा होता है, तो रात में देखो तो उसमें रेड रेड टाइप का दिखा होगा, जिसे हम इंफ्रारेड बोलते हैं। अगला जो पॉइंट दोस्तों है वो है दूर संचार के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दूर संचार के लिए हम माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करते हैं। FM जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो आपका रेडियो चलता है उसकी बात हो रही है। तो FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास क्या होता है? तो वो होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ पे। जितने भी आपके FM रेडियो होंगे, चाहे 91.1 करके होता है, ठीक है, फिर 107 तक होता है, तो वो जितनी भी रेंज होगी ना,
वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ही एफएम की फ्रीक्वेंसी होती है और इसी पर सारे प्रसारण होते हैं, चाहे रेडियो सिटी हो, चाहे कोई और एफएम हो, वो सारे इसी पर कार्य करते हैं। तो इसका फराश आपको याद कर लेना है कि 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में एफएम काम करता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो। अगला जो फैक्ट दोस्तों है वो है आंतों के रोगों के निदान में उपयोग लाया जाता है एक्स किरणों का। कोई आंत में कोई रोग हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट करना है, तब भी उपयोग क्या करते हैं, एक्स किरणों का। सीटी स्कैन आपने बहुत सुना होगा, तो सीटी स्कैन भी एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है। अगला जो दोस्तों है क्वेश्चन वो है, कुछ माध्यमों की बात हो रही है, जैसे एक जल है, एक इस्पात है और तीसरा नाइट्रोजन है। ध्वनि की चाल का आपको आरोही क्रम लगाना है, किसका, ध्वनि की चाल का। एक जल हो गया, एक इस्पात हो गया और तीसरा नाइट्रोजन हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है कि मान लीजिए कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब सबसे ज़्यादा वाला बाद में रहेगा, सबसे कम वाला पहले रहेगा। तो नाइट्रोजन में जो ध्वनि की क्षमता है वो कम होगी और उसके बाद जल में उससे ज़्यादा हो जाएगी और इस्पात में सबसे ज़्यादा हो जाती है, ऐसा है। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, धातु में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस्पात क्या है, धातु है, तो धातु आपके सबसे लास्ट में आ रही है। तो ये ध्वनि का जो अधिकतम वेग होगा वो धातु में होता है और ध्वनि का जो कम वेग होगा वो किस में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। अगला जो पॉइंट दोस्तों है वो है VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि की गति है। तो अब देखो वायु हो गया तो इसमें क्या होगा, कम स्पीड होगी, और जल है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाएगी और इस्पात में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर VS इस्पात है तो VS लास्ट में आएगा, ये आरोही क्रम तो यही बनेगा। अगर उसके बाद जल का क्या है, VW है तो GW बीच में रख दीजिए, VS ये इसका ये है। तो ये आपका एक तरीके का। अब जो अगला पॉइंट है वो है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी लोहे में। लोहा में क्योंकि ठोस में जो ताप होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसे ही ध्वनि तरंगे जो है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में ये चल सकती हैं। ध्वनि आर पार नहीं जाती है, किसमें, निर्वात में, निर्वात में नहीं चल पाएगी। अगला जो पॉइंट है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को अवशोषित वाला बनाया जाता है। जैसे आपके पिक्चर हॉल है, सिनेमा हॉल्स हैं, PVR हैं, तो इनकी दीवारों को ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ पे ध्वनि का अवशोषण हो सके और ध्वनि बाहर ना जाए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के कम से कम की जो बीच की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने कुछ आवाज़ करी। अब ये आवाज़ किसी दीवार में जा कर के वापस स्पीड में आपके पास अगर आती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि बोलेंगे। तो उसका दूरी, एक अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए किसी भी आवाज़ को दोबारा सुनने के लिए। कितना होना चाहिए, 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला जो फैक्ट दोस्तों है वो है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड से ध्वनि वायु में गमन करती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि का गमन कैसे होगा, और ध्वनि किसी कणों के माध्यम से ही गमन करती है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रसारित करने का कोई माध्यम वहाँ नहीं मिल पाता है। इन पर विचार करना है, इसका केवल दूसरा भी है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ रंगों के रूप में प्रगामी होती है। ठीक है, अगला जो है इसमें आपका कथनों पर विचार करना है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, कौन, पराश्रव्य तरंग की बात हो रही है। तो ये कहता है कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। जी हाँ, पराश्रव्य जो तरंग होती है कीड़ों को नष्ट कर सकती है क्योंकि इसको सुनने के लिए उनके कान इतने मजबूत नहीं होंगे और वो मर सकते हैं। ये कपड़ों से धूल हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए भी किया जाता है क्योंकि ये कीड़ों को ख़त्म कर सकती है। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित भी करती है। तो इस पर पराश्रव्य तरंगों का इतना सारा उपयोग है। अगला जो फैक्ट है वो है
पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे हम पराश्रव्य तरंगें बोलते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। अगला जो दोस्तों फैक्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि वे पराध्वनि निकालते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। अगला जो दोस्तों है वो है कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन पे क्या है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। जो हृदय है वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये सही है। और दूसरा वाला ये गलत है। तीसरा जो है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के उपयोग में लाई जाती है। जो ध्वनि की इकाई होती है, मेजरमेंट होता है, वो मैक होता है। और पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये तो अभी आपने पढ़ लिया है। पराध्वनिक जो जेट होती हैं कि उड़ान के कारण नुकसान किसका होता है, ओजोन परत का नुकसान होता है। कुछ कथन और फिर से आ गए हैं, तो ये कथन आपका गलत है। दूसरा कथन आपका ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के तापमान जो ध्वनि की गति है वो परिवर्ती माध्यम की जो तापमान है, तापमान किस प्रकार का है उसके ऊपर भी वो निर्भर करती है। तापमान गर्म होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और तापमान कम होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। डेसिबल का प्रयोग कहाँ पे होता है, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह क्या है, लगभग 30 डेसिबल। मतलब बातचीत करने की आवाज़ होती है वो जो ध्वनि होती है वो 30 डेसिबल तक मापी जाती है। 100 डेसिबल की जो रव है जिसे हम नॉइज बोलते हैं की प्रबलता स्तर संगत होगा कारखानों के शोर से। जो कारखाने होते हैं वहाँ पे 100 डेसिबल की ध्वनि होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO के अकॉर्डिंग एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है, 45 डेसिबल। डीबी मतलब डेसिबल। जो कोई नगर है उसकी जो सुरक्षित ध्वनि जो प्रदूषण स्तर है कितना है, 45 डीबी। 45 डीबी से ऊपर जाएगा तो चीज़ें प्रदूषण में आना शुरू हो जाएंगी। मनुष्यों के लिए शोर की सही सीमा करीब करीब कितनी होती है, अगर कोई शोर हो रहा हो तो अगर 85 डेसिबल तक है तो आदमी उस शोर को सुन सकता है और सह सकता है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, 60 है। बोला गया कि भाई 60 तक जो मनुष्य की मानक ध्वनि स्तर है इसकी रखी गई है। फिर क्वेश्चन है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ ही दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई पड़ती है। इसका क्या कारण है, ध्वनि का जो वेग है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। देखिए जैसे इसमें ये कह रहा है कि कोई ट्रेन की पटरी है और ट्रेन की पटरी पे एक लेबर काम कर रहा है यहाँ पर, और कोई बंदा अगर यहाँ पे कान लगाता है तो उसका जो कान होता है उसमें एक तो आवाज़ पहुँचेगी हवा के द्वारा और एक पहुँचेगी पटरी के द्वारा। तो जो पटरी के द्वारा है वो जल्दी पहुँचेगी और ये हवा वाली बाद में पहुँचेगी। ये चीज़ है, इसी कारण उसको क्या है कि 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। ध्वनि का जो वेग है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है केवल ध्वनि गुणता के अंतर के कारण। जब सितार हो और बांसुरी हो तो उनकी ध्वनि जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से उनको अलग किया जाता है। अब यहाँ पर भी कथन है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। दीवारों, छत, धरातल अपूर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कथन के ऊपर ही है ये भी, और इसमें केवल एक कथन सही है। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे हट्टोनी स्वरग्राम कहा जाता है, द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसमें 7 स्वर होते हैं, बाकी चीज़ें गलत हैं। अगला दोस्तों जो फैक्ट है वो है इंफ्रारेड एक्स किरणों और दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है। देखो इंफ्रारेड दिया हुआ है और एक्स किरणें दी हुई हैं, और जो आपका जो दृश्य प्रकाश होता है वो,
और रेडियो तरंगें। इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य है वो किसकी होगी? तो रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई जो रिमोट होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त विकिरण होता है। आपके रिमोट कंट्रोल में जो लाइट ऑन होती है उसमें कौन सी किरण होती है? अवरक्त विकिरण होता है। वो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए उपयोग होती है अवरक्त, ठीक है, इंफ्रारेड। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, किसके द्वारा होता है? आयाम मॉडुलन के द्वारा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ है, इस शॉर्ट में से हम FM बोलते हैं। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए एक प्रयुक्त तकनीकी है आवृत्ति आरोहण। वही चीज़ है, अलग अलग वर्डिंग यूज की गई है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है और इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? तो उसकी होगी 10 मेगाहर्ट्ज़ होगी। अब यहाँ पे कुछ कथन और कारण दिए गए हैं। वो है रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। ये गलत है कि रेडियो चुंबकीय तरंग, ऐसा कभी नहीं होता। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है तो उनको बंकित होने का कोई असर ही नहीं पड़ता, उनको विचलन होना होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे विज्ञान से संबंधित, तरंगों से संबंधित। और वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में नए सिलेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले फैक्ट के से। अब आज का जो पहला फैक्ट है वो है 100 वाट का विद्युत बल्ब यदि 10 घंटे जले तो जो बिजली का खर्च है वो कितना होगा? 1 इकाई होगा। और 1 किलोवाट जो घंटा होता है उसका मान कितना होता है? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा का बराबर होता है इसके। 100 वाट के एक बल्ब को अगर 4 घंटे स्विच ऑन रखा जाता है, जलाया जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई कितनी होगी? 0.4 यूनिट। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों है वो है बिजली की खपत का बिल आधारित किस पे होता है? किलोवाट पर घंटे के मापन के हिसाब से। और जो दूसरा है क्वेश्चन वो है एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो सही कथन क्या होगा? कम प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक है, इसलिए जो है जितना रेसिस्टेंस अगर अधिक होगा तो वो बल्ब प्रकाश कम देगा, और जो रेजिस्टेंस कम है तो वो जो बल्ब है वो प्रकाश अधिक देगा। एक मकान में 2 बल्बों में एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है एक बल्ब, तो दोनों में उच्चतर अवरोधक क्या है? मंद रोशनी वाले बल्ब में सबसे ज़्यादा अवरोधक क्षमता है, इसलिए उसमें लाइट कम आ रही है। डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वो वास्तव में क्या है? ऊर्जा का परिवर्तक होता है। और डायनमो क्या परिवर्तित करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला जो फैक्ट है वो टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किसको? मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जब विद्युतिक ऊर्जा गति परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? विद्युत मोटर। मतलब विद्युत मोटर वो है जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या होता है? बैटरी। बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, इसी कारण से मोटर जल जाते हैं। तो कम लाइट में नहीं चलाना चाहिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ठीक है। एक जो वोल्टता होती है वो 12 वोल्ट तक की होती है और बाकी 2 गलत हैं। चौथा वाला सही है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, विद्युत धारिता को। अगला जो फैक्ट है वो है
वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट में प्रयोग होती है। जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। उसके बाद कथन कारण दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला कथन है वो है जो कथन है वो है एक साधारण बिजली के बल्ब को अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। फिलामेंट का तार जो है एक समान नहीं होता, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जाता है और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि साधारण जो बल्ब है वो तुरंत खराब हो जाता है। जलते हुए विद्युत बल्ब का जो तंतु है, तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है जब बल्ब ऑन होता है तब। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, मतलब बिजली जो चमकती है उससे इमारतों को नुकसान होने से कैसे बचाते हैं? वे आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। मतलब जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसे टावर बना देते हैं, तो बादल से बिजली जो आती है वो नीचे सीधे उतर जाती है और जिस तरीके से बिजली जो है ज़मीन पे समा जाती है और बिल्डिंग बच जाती है। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है रक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है समान विभव पर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। चांदी जो है उस पर जो क्या है, ये सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी ये सब विद्युत के सर्वोत्तम चालक हैं। ये सुचालक धातुएं हैं। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। अब फ्यूज के विषय में सही है कि इसका जो गलनांक होता है वो निम्न होता है और जैसे लोड बढ़ता है ये तुरंत फ्यूज हो जाता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर ये कार्य करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता होती है वो निम्न गलनांक कह सकते हैं या उच्च प्रतिरोधक शक्ति कह सकते हैं। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के उपयोग में लाने वाली फ्यूज की तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है उसका। हाइड्रोजन जो लैंप का जो तंतु है वो किसका? टंगस्टन और सोडियम का मिश्रण बना पूरे से उससे बना होता है। जो हाइड्रोजन बल्ब जलता है ना, जो उसका तंतु होता है वो टंगस्टन और सोडियम के मिश्रण से बनता है। अब यहाँ पे कुछ कथन की बात हो रही है, कारणों की बात हो रही है। तो एक धातु का जो तार होता है, एक धातु का तार तापक्रम उसका बढ़ता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जब तापक्रम नहीं बढ़ेगा जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंधन है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण एक तार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीन तार बोलते हैं। एक में करंट होता है, एक में अर्थ होता है, वही वाली चीज़। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि है 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में क्या होता है? आर्गन के साथ में मर्क्यूरी वेपर होता है। जो ट्यूबलाइट होती है ना सामान्य वाली, उसमें आर्गन गैस होती है और मरकरी का भाप नहीं होती है उसमें। जो CFL के जो बल्ब जलते हैं तो CFL का पूरा फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसका फुल फॉर्म है। लाइट इमोडिंग डायोड जिसे हम क्या बोलते हैं? LED। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप जिसको हम बोलते हैं CFL की तुलना में सबसे अधिक लंबी सेवा अवधि वाला प्रदान करते हैं, ये तो बात सही है। और लाइट जो इमोडिंग जो LED होती है और जो CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष भी होते हैं, तो दोनों कथन सही हैं, LED और CFL। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं में क्या भरा जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब किसको हम बोलते हैं? CFL को बोलते हैं। और उसमें CFL में भरा क्या होता है? मरकरी और नियॉन गैस भरी होती है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो अधिमान है वो दिया जाता है क्योंकि फ्लोरेसेंट जो ट्यूब होता है वो बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में कर देता है और बिजली अच्छे से चमक देता है। वो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके। नल मतलब जो आपकी जो ट्यूबलाइट होती है उसकी बात हो रही है। विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है विद्युत बल्ब के अंदर। और जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनका जो चोक है वो किससे आसंजित होता है? लाइन वोल्टता से।
प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सेफेल, पारावास और संपीड़क का प्रयोग करता है, जबकि जो एलईडी लैंप है वो अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा सही वाला है, एलईडी लैंप की तुलना में जो सेफेल कम ऊर्जा सक्षम होता है। एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो विद्युत शक्ति है वो 4 गुना बढ़ जाती है। समझ गए? कोई तार है जिसमें विद्युत बह रही है, बिजली चल रही है, और जो उसकी विद्युत धारा एवं विभवांतर को अगर बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं जो है 1:2 में होती हैं, और अगले पतले तार का उपयोग 10 ओम है, तो मोटे तार का जो प्रतिरोधक है कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। अगला जो है कथन पे आधारित है, परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन और अपचयन में किया जाता है। यही सही है, दूसरा वाला आपका गलत हो जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टता का अपचयन और उपचयन और अपचयन करने के लिए। ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है? प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई और अपचयी अवस्था में करने के लिए इसका होता है। और नीचे जो कुछ चीज़ें दी गई हैं तो उसमें से एक और 2 सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में करता है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो विद्युत से यांत्रिक में करता है। पर्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं होती है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। पर्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की जो युक्ति है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। फिर कथन की बात हो रही है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किसमें? किलोवाट घंटे में करती हैं, और विद्युत खपत को बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित कर रहा है क्या? पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली। मतलब विद्युत बढ़ता हुआ क्रम, पंखा कम खाएगा, टेलीविज़न ज़्यादा खाएगी, फिर विद्युत प्रेस ज़्यादा खाएगी, फिर इलेक्ट्रिक केटली और ज़्यादा खाएगी लाइट। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या होता है? भूक्रोड़ के अंदर की चक्र धाराएं इसका कारण होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो था विद्युत धारा से जुड़ा हुआ। आई होप इससे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस की जो भाषा है वो समझ में आपको नहीं आई होगी, लेकिन एग्जाम में यही भाषा आती है, तो आपको समझने की कोशिश करनी होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।